अब हनुमान बेनीवाल उसको लेकर बुखार है भाई। उनका तो बिजली कनेक्शन तक काट दिया गया, कह दिया कि आप सरकारी आवास जो है उनका वो भी खाली कर दीजिए। जब बिजली का उनका कनेक्शन काटा गया तो उनको अवगत भी नहीं, व्यक्तिगत तौर पे नहीं कराए गए। इसके अंदर साफ तौर पे बदले की भावना ही नजर आती है। निर्मल चौधरी हनुमान बेनीवाल को लेकर काफी सॉफ्ट कॉर्नर्ड हो गए हैं। हनुमान बेनीवाल जिस तरफ रुख करते हैं सियासत में, जो बात करते हैं, निर्मल चौधरी भी वही बात करते हैं। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत राजनीति है, व्यक्तिगत उनके डिसीजन है। कहीं ऐसा तो नहीं निर्मल की कोई विकल्प आप खुले रहने देना चाहते हैं राजनीति में? मैं कांग्रेस परिवार का एक सदस्य हूँ। बेनीवाल जी सामाजिक रूप से हमारे समाज के नेता भी है और इंडिया गठबंधन के सांसद भी हैं। ऐसा क्या था निर्मल चौधरी को, क्या लगा कि भाई ऐसा निर्मल चौधरी ने क्या कह दिया कि सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ गई? ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग डरने वालों में से नहीं है। भिड़ंत हुई एसीपी से, काफ़ी हमने उसके सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे, काफ़ी बहस हो रही थी, काफ़ी एक तरीके से कहा जाए तो एग्रेसिव मोड में आप भी लग रहे थे। जैसे ही टेंट लगाने की शुरुआत की तो पुलिस ने आके ऐसा आतंक मचाया, बार बार पारिवारिक रूप से गालियां देना, भिन्न भिन्न तरीके के टॉर्चर करना, कभी कपड़े खोल के हवालात में डालना, फिर हवालात से निकालना। ऐसा निर्मल चौधरी ने कैसा स्पेस बनाया कि राहुल गांधी तक को वकील भेजने पड़ गए? न्याय की लड़ाई के अंदर कोई भी शामिल होता है इस देश के किसी भी कोने में, तो कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए तैयार है। जब उपचुनाव के दौरान एक थप्पड़ कांड हुआ, नरेश मीणा जो कई महीनों से जेल में बंद है। देखिए, थप्पड़ कांड में तो नरेश मीणा की कोर्ट से जमानत हो चुकी है, तो अब किस आधार पर आप लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं? बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर गलत है। शुरुआत में जब आए और जब ये फैसला किया कि भाई अब तमाम युवाओं के छात्रों की आवाज़ उठाएंगे, अब चूंकि आप शिक्षक फैमिली से हैं, क्या किस तरह का सपोर्ट रहा घर वालों का? पिताजी शिक्षक भी थे, खेतीबाड़ी का काम भी करते थे, वो पहले दिन से इन सब चीजों के खिलाफ थे। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी और मेरे साथ आज युवा नेता निर्मल चौधरी जुड़ रहे हैं। निर्मल चौधरी जो बेबाक बेखौफ अंदाज में अपनी बात रखते हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हैं, चाहे छात्र संघ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हों, वो दौर और अपना कार्यकाल उसी बेखौफ और बेबाक अंदाज में उन्होंने पूरा किया। इसके बाद अब निवृत्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी से आज बातचीत होगी कई मुद्दों पर, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से निर्मल चौधरी का अब एक तरीके से सियासत में अंदाज देखा जा रहा है, वो अंदाज बेधड़क है, लेकिन मुद्दे कई हैं। राजस्थान में जिस तरीके से हाल ही में अभी रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या के मामले के बाद उसके परिवार के लिए न्याय की आवाज़ उठाना हो या कई और मुद्दे, और इन मुद्दों को इतनी बेबाकी और बेखौफी से उठाते हैं कि पुलिस तक से भिड़ने से नहीं डरते। अब इस बेबाकी का राज क्या है और आखिर निर्मल चौधरी अपने लिए आगामी समय में सियासत की राह किस तरफ देख रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत निर्मल आपका TV9 राजस्थान पर। देखिए, सवाल तो मैं थोड़ा सा शुरुआत थोड़े तीखे सवालों से करूंगा। भाई, राजस्थान की राजनीति में आप उभरते हुए युवा चेहरे के तौर पर अब देखे जा रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी युवा फॉलो आपको करते हैं, चाहे निजी ज़िंदगी में हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो। मुझे ये बताइए कि हाल ही में थोड़ा सा ऐसा देखा जा रहा है कि निर्मल चौधरी हनुमान बेनीवाल को लेकर काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर्ड हो गए हैं। अब हनुमान बेनीवाल जिस तरफ रुख करते हैं सियासत में, जो बात करते हैं, निर्मल चौधरी भी वही बात करते हैं। जी देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। हनुमान बेनीवाल जी सामाजिक रूप से हमारे समाज के नेता भी हैं और इंडिया गठबंधन के सांसद भी हैं। तो पिछले दिनों हम एक आंदोलन में साथ थे जी। और वो हमारे भाई हैं। हम हमारी पार्टी की गाइडलाइन और हमारी विचारधारा है उसके रास्ते पे काम करते हैं। वो अपनी पार्टी और अपनी गाइडलाइन में रह के वो अपने रास्ते पे काम करते हैं। जनहित के जहाँ मुद्दे होते हैं वहाँ सब लोगों का धर्म और इंसानियत यही बनती है कि सब लोग मिलके उस लड़ाई को हमेशा मजबूती के साथ लड़ें। कहीं ऐसा तो नहीं निर्मल की कोई विकल्प आप खुले रहने देना चाहते हैं राजनीति में? चूँकि अभी तो शुरुआत आप कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तमाम विकल्प खुले रहें। ठीक है, आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं,
लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, खुद हनुमान बेनीवाल भी कई बार कांग्रेस पर, चाहे सचिन पायलट हों, उन पर बड़े आक्रामक तरीके से बरसते नजर आए, आरोप लगाते नजर आए। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत राजनीति है, व्यक्तिगत उनके डिसीजन है जी। मैं कांग्रेस परिवार का एक सदस्य हूँ और पिछले काफ़ी टाइम से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, सोनिया गांधी जी, माननीय अध्यक्ष खड़गे जी, सब लोगों के नेतृत्व में हम लोग देश के अंदर जगह जगह जनहित के मुद्दों की लड़ाई सड़क पे मजबूती से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी इनके नेतृत्व में मजबूती के साथ जहां भी जनता के हित और अधिकार की बात होगी वहां हम उनकी आवाज़ बुलंद करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, चलिए ठीक है, दलगत राजनीति पर बाद में आएंगे, लेकिन थोड़ा मौजूदा समय में जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति जो है वो उबाल मार रही है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एसआई भर्ती वाला है। एसआई भर्ती रद्द किए जाने की मांग लगातार चल रही है। अब हनुमान बेनीवाल उसको लेकर मुखर हैं। भाई, उनका तो बिजली कनेक्शन तक काट दिया गया, कह दिया कि आप सरकारी आवास जो है उनका वो भी खाली कर दीजिए। इस पर निर्मल चौधरी का क्या टेक है? जी बिल्कुल, देखिए, यदि कोई जनता के हक के लिए, अधिकार के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करता है तो किसी से व्यक्तिगत टीस सरकार और प्रशासन को नहीं रखनी चाहिए और इस तरह की ओछी मानसिकता का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी जनता के प्रतिनिधि, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर भी है, लाखों लोगों ने उनको वोट दिया है। जब बिजली का उनका कनेक्शन काटा गया तो उनको अवगत भी नहीं, व्यक्तिगत तौर पे नहीं कराया गया, तो ये बड़ा निंदा का विषय है। पूरे प्रदेश और देश की जनता इसकी निंदा करती है। सरकार और प्रशासन के लोगों को होश में आके न्याय संगत इस लोकतंत्र के अंदर किसी के साथ ये लोकतांत्रिक कार्य करने से हमेशा बचना चाहिए। इस तरीके की घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं जी। और ये बर्दाश्त करने योग्य भी नहीं है कि आप किसी के बिजली का जनप्रतिनिधि के कनेक्शन काट देते हो इसलिए कि वो जनता के हित के अंदर हमेशा मुखर होकर लड़ाई लड़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो हैं एसआई मुद्दे की बात या जन सरोकार के मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए वो एक बदले की भावना से, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, वो कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए, ये इसके अंदर साफ तौर पे बदले की भावना ही नजर आती है कि कोई यदि कई समय से सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है या हर दिन सरकार के खिलाफ बोलता है तो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज बुलंद करने का हक और अधिकार है। इस तरीके से उनके साथ ये निंदनीय कार्य करना हम लोग बर्दाश्त करने योग्य, ये काम लोकतंत्र में नहीं है, आज भी नहीं है, आगे भी कभी नहीं होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि भाई ये जो हाल ही में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए गए राजस्थान यूनिवर्सिटी में, आपका मुझे लगता है कि पीजी का सेमेस्टर था, उसका आप एग्ज़ाम दे रहे थे, तब आपकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद आपने, जब आप बाहर आए तो आपने आरोप लगाया कि आपके साथ मारपीट की गई, आपकी जो बहनें हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, उन तक को गाली दी गई। मुझे पूरा संदर्भ थोड़ा बताइएगा, दर्शकों को थोड़ी क्लैरिटी हो, क्या वो मामला था, क्या कुछ हुआ, और क्या, जैसा आप हनुमान बेनीवाल के लिए कह रहे हैं, निर्मल चौधरी भी जनता के सरोकार की बात कर रहे थे, डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, क्या इस वजह से बदले की भावना से वो गिरफ्तारी और कार्रवाई हुई? क्या रहा पूरा संदर्भ? जी बिल्कुल, देखिए ना, ये बदले की भावना ही तो है जी। आप किसी के शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाते हो तो उससे पहले उसको इतला की जानी चाहिए, उसको नोटिस दिया जाना चाहिए। मैं कोई ऐसा असामाजिक व्यक्ति तो था नहीं कि बहुत संगीन अपराधों के अंदर मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। मैं जनता के हित की लड़ाई लड़ने के मुकदमे ही तो मेरे ऊपर इस पुलिस प्रशासन ने दर्ज किए हैं। फिर आप देखिए किस तरीके से परीक्षा केंद्र पे आते हैं, सिविल ड्रेस में 400-500 पुलिस वाले आते हैं और एक आतंकवादी जैसा सलूक मेरे साथ सब लोगों को करते हुए दिखते हैं। फिर वो लोग मुझे गिरफ्तार करते हैं, थाने ले जाते हैं, जगह जगह अलग अलग थानों में घुमाते हैं, सड़क पे घुमाते हैं और मेंटली रूप से टॉर्चर किया जाता है कि आपको तो 6 महीने के लिए अंदर डाल दिया जाएगा, तरह तरह के मुकदमे आपके ऊपर थोपे जाएंगे। ये क्या लोकतंत्र है या कोई अंग्रेजों का राज चल रहा है जो हर आदमी मनमानी कर रहा है सिर्फ इस बात के लिए कि कोई जनता के हित में सड़क पे आएगा और उसके लिए पुलिस के आला अधिकारियों को, प्रशासन के आला लोगों को, उनको भी साथ खड़ा रह के वहाँ आंधी तूफान बारिश में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग डरने वालों में से नहीं है। लोकतंत्र में हमारा संविधान के अंदर अधिकार है कि हम प्रत्येक पीड़ित शोषित व्यक्ति की सड़क पे आवाज को बुलंद कर सकें और
हमने की है, आगे भी करेंगे। हम कोई ऐसा जमीन जायदाद की लड़ाई तो सरकार के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं जो मेरे ऊपर द्वेषपूर्ण इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। जी, ऐसा क्या था? निर्मल चौधरी को क्या लगा कि भाई ऐसा निर्मल चौधरी ने क्या कह दिया कि सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ गई? देखिए, जब कोई किसी के हक, अधिकार और न्याय के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हैं जी। और उसके अंदर पुलिस वालों के जो बड़े अधिकारी ऐशो आराम की जिनको आदत पड़ चुकी है संसाधनों के अंदर, वो लोग बारिश के अंदर सड़क पे खड़े खड़े भीगते हैं और उनको संघर्ष करना पड़ता है जी। तो वो लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति एक आधा आगे आया है उसका ऐसा इलाज करो, उसका मैसेज ऐसा जाए समाज में कि वो थक जाए, उसके घुटने टूट जाए, कि दूसरा निर्मल चौधरी कोई पैदा नहीं हो। लेकिन मैं इस प्रशासन को और सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भगत सिंह इस देश की आजादी के लिए एक भगत सिंह बना था और फांसी के फंदे के ऊपर झूला था। एक भगत सिंह के जाने से इस हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा हुए थे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। तो वही आज बात है कि यदि जनता के हित में सरकार और प्रशासन काम नहीं करेगी तो हम लोग उस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आप क्या, जो आपकी भिड़ंत हुई जब आप न्याय की मांग कर रहे थे, आंदोलन पर बैठे हुए थे, जो आपकी भिड़ंत हुई एसीपी से, काफ़ी हमने उसके सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे, काफ़ी बहस हो रही थी, काफ़ी एक तरीके से कहा जाए तो एग्रेसिव मोड में आप भी लग रहे थे। क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी कि इतना आक्रामक पूरा माहौल बन गया वहाँ पर? देखिए, जिस डॉक्टर की हत्या हुई थी राकेश बिश्नोई जी, उसको जोधपुर से जयपुर रेफर किया गया, जबकि जोधपुर के अंदर राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल हैं, वहाँ सारी सुविधाएं जी, एम्स जैसा अस्पताल, हिंदुस्तान का नामी अस्पताल जोधपुर के अंदर है। उसके बावजूद उसकी हत्या करने के लिए, उसकी जान लेने के लिए लोगों ने वहाँ षड्यंत्र रच के उसको जयपुर रेफर किया गया। तो उसके परिवार के अंदर एक भाई उसका देश की सेवा फौज में रह के करके आया है, एक आज राजस्थान पुलिस का सिपाही है। किसान परिवार के सारे उनके गांव के लोग धरने पे सड़क पे बैठे हुए थे जी। हम लोग 2 दिनों से सड़क पे बैठे बैठे संघर्ष कर रहे थे। तो उनके परिजनों का कहना था कि आंधी तूफान बारिश में हम लोग भीग रहे हैं, हम लोगों ने जब से हमारे भाई की हत्या हुई है उसके बाद से हमने कुछ खाया पिया नहीं है, दाह संस्कार होने तक हम लोग भूखे प्यासे रहेंगे। और यदि इसी तरीके से इस बारिश और तूफान में हम लोग भीगते रहे तो हम लोग भी एडमिट हो जाएंगे। बड़ी बात नहीं है, हमारे में से भी किसी की भूख से प्यास से जान चली जाए। उसके लिए हम लोगों से उन्होंने निवेदन किया कि टेंट लगाया जाए। तो हम लोगों ने वहाँ टेंट लगाना शुरू किया। जैसे ही टेंट लगाने की शुरुआत की तो पुलिस ने आके ऐसा आतंक मचाया। मैं पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि हमने ऐसा क्या गलत किया या संविधान की गरिमा में रहते हुए कोई काम हमने नहीं किया हो, संविधान को हमने लांघने का प्रयास किया हो, लोकतंत्र की हदें तोड़ने का प्रयास किया हो, जो आपने आके वहां इतना आतंक मचाया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोग कानून को मानते हैं लेकिन अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब कोई अन्याय की हदें पार करता है, उसकी लिमिट्स को लांघता है, तो हम पूरी ताकत के साथ पुलिस से भिड़े। पुलिस वालों को हमने कहा कि आपके अंदर ताकत है तो आप टकरा के हमारे टेंट को हमारे से छीन के ले जाइए। यदि बेटी जनता के अंदर यहाँ ताकत है, हम लोग ताकतवर हैं, तो हम लोग यहाँ टेंट लगाएंगे। तो हमने उस समय टेंट लगाया। वो सारी चीजें, आंदोलन हुआ, सरकार और प्रशासन ने हमारी मांगे आखिर के अंदर मानी। उसके बावजूद ये लोग मेरे को परीक्षा केंद्र में अकेला देख के वहां से गिरफ्तार करने का ये षड्यंत्र रचते हैं। ये लोकतंत्र के अंदर तो किसी भी तरीके से मायने नहीं है जी। कितना समय रहे फिर उसके बाद, गिरफ्तारी के बाद जेल के अंदर आप, और क्या अंदर का क्या अनुभव रहा, किस तरह का व्यवहार पुलिसकर्मियों का रहा, क्या कुछ हुआ? देखिए, पुलिस प्रशासन ने टॉर्चर की सारी हदें पार करी। मुझे नहीं लगता किसी आतंकवादी को भी इतना टॉर्चर किया जाता होगा। मेंटली टॉर्चर करना, शारीरिक प्रताड़ना देना, बार बार पारिवारिक रूप से गालियां देना, भिन्न भिन्न तरीके के टॉर्चर करना, कभी कपड़े खोल के हवालात में डालना, फिर हवालात से निकालना, बाहर चलाना, वो कराना, मतलब तमाम तरह की चीजें ऐसी की गई जो कि लोकतंत्र के अंदर कभी भी किसी भी आम इंसान के साथ नहीं की जा सकती। तो आप सोचिए, मेरे जैसे जनप्रतिनिधि के साथ भी ये पुलिस के कुछ लोग कुंठा के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आम आदमी के साथ क्या हालात करते होंगे ये लोग। ये बड़ा सोचने का विषय है जी। आपको जो लोग सियासी तौर पर या तो प्रतिद्वंदी कह लीजिए या जो सोशल मीडिया पर आपको पसंद नहीं करते, वो लिखते हैं कि भाई निर्मल चौधरी इस तरह के हालातों को इसलिए बनाते हैं ताकि सियासत में
प्रशासन, पुलिस या सबको टारगेट करके एक तरीके से खुद को आगे बढ़ा सके, अपनी सियासी लकीर को बड़ा कर ले? कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की कमेंटबाजी करते हैं। हर आदमी की अपनी मानसिकता होती है। कुछ लोगों का काम होता है हर अच्छी चीज़ में नेगेटिविटी खोजना, कुछ लोगों का काम होता है कि पॉजिटिविटी देखना और उस रास्ते पे चलना। तो आप लोग हमें बताइए, क्या हम 2 दिन से वहाँ आंदोलन कर रहे थे शांति से बैठे हुए, और उसके बाद हम टेंट लगा रहे थे, हम कोई सड़क थोड़ी खोद रहे थे, हम अस्पताल की दीवारें थोड़ी तोड़ रहे थे, प्रशासन के ऊपर लाठी बाटा थोड़ी बरसा रहे थे। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो पुलिस प्रशासन ने वहां आके इतना बड़ा आतंक मचाया? आप बताइए ना, आप भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं कहाँ गलत था? वहां लोग बैठे थे, वो कहाँ गलत थे? क्या लोकतंत्र के अंदर अपनी पीड़ा जाहिर करने का अधिकार आम व्यक्ति को नहीं है? आप ही बताइए। जी, ये सब हुआ, उसके बाद जब आप आए बाहर, अब फिर क्या रूपरेखा आपने तैयार की है? अब किस तरीके से, चाहे जोधपुर वाला मामला हो, अब ठीक है एसआई भर्ती को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जनहित के जो भी मुद्दे होंगे, जहाँ भी आंदोलन होंगे, जिस प्रकार की जहाँ भी कोई प्रताड़ना होगी, कोई पीड़ित शोषित यदि अपनी आवाज़ के लिए मुझे याद करेगा तो मैं दोगुनी ताकत के साथ लड़ूंगा। क्योंकि जब इन लोगों ने इस तरीके से मेरे साथ अन्याय और अत्याचार किया तो देखिए, जनता की ताकत और सच्चाई हमेशा जीतती है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। पूरे देश और प्रदेश के युवा साथी और सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था। इन लोगों की जो मंशा थी कि 5 महीने के लिए जेल कर देंगे, 6 महीने के लिए जेल कर देंगे, मैं 24 घंटे में बाहर आया। किस आधार पे आया? क्योंकि मैं सत्य के रास्ते पे चलता हूँ और हमेशा मुखर होके चलता हूँ। इसलिए आगे भी मैं सत्य के रास्ते पे चलूंगा और जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा, जनहित का जो भी मुद्दा होगा, लोकतंत्र की गरिमा के अंदर रहते हुए। अभी एक हमने हाल ही में राजस्थान में देखा, जब उपचुनाव के दौरान एक थप्पड़कांड हुआ, नरेश मीणा जो कई महीनों से जेल में बंद हैं, उस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? बतौर युवा नेता आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चूँकि मामले दोनों बहुत अलग अलग है, जिस तरीके से आपकी गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, दोनों पोल सपाट बहुत अलग मामले हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से नरेश मीणा वहाँ पर जब ज़बरदस्ती चुनाव जो करा रहे थे, जो वोटिंग करवा रहे थे अधिकारी, उनके खिलाफ मुखर हुए और वो पूरा कांड थप्पड़ कांड में तब्दील हो गया, तो क्या एक बदले की भावना वहाँ पर भी आपको लगती है क्या? कितने लंबे समय से देखिए जमानत नहीं मिल पा रही है, तो इस पर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, थप्पड़ कांड में तो नरेश मीणा की कोर्ट से जमानत हो चुकी है जी। तो अब किस आधार पर आप लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं? बिल्कुल लोकतंत्र के अंदर गलत है। मैं तो ये कहूंगा, जो भी जनता के हित में आवाज बुलंद करता है, हम तो उन सब लोगों के साथ हैं। और जनहित की जो बात करेगा, उसकी लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ यदि बार बार इसी तरीके का इस प्रशासन द्वारा रवैया रखा जाएगा तो इस जनता के लिए आखिर फिर आगे आके लड़ेगा कौन? लेकिन ये लोग एक भगत सिंह को मारने का प्रयास करेंगे तो इस हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे और हमेशा इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, हर झूठ की छोटी उम्र होती है, हर अन्याय को एक दिन हारना पड़ता है जी। तो नरेश मीणा जी के साथ भी जिस तरीके का ये अन्याय कर रहे हैं, एक दिन इन लोगों को हारना पड़ेगा। आजकल बड़ी बातें चल रही निर्मल, प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री को लेकर। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया कि भाई इनको हटाने की एक साजिश बीजेपी के अंदर खाने चल रही है। आपका टेक क्या है? आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं? जनता पार्टी हमेशा उच्च ओहदों पे लोगों को निर्जीव बना के बिठाती है और जब उनकी आवश्यकता और जरूरत और इनका स्वार्थ खत्म हो जाता है तो ये हमेशा तरह तरह के लोगों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने का प्रयास करते हैं। और जब भी इनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो ये लोगों को बदलते रहते हैं। आज ये देखिए, नेतृत्वहीन लोगों को यदि उच्च ओहदों पे ये बिठाएंगे तो इस देश और प्रदेश का हर रोज नुकसान झेलने को पड़ रहा है। देखिए राजस्थान के क्या हालात हो रहे हैं, किस तरीके से जनता के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। ये आज सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सत्ता में इसलिए नहीं बिठाया था कि ये उन लोगों के ऊपर शोषण करे और इस तरीके का अत्याचार और अन्याय करे और ये क्रूरता करे। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे और मजबूती के साथ करेंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई नेतृत्वहीन एक सरकार चल रही है और आप विरोध कर रहे हैं तमाम चीज़ों का।
मैं एसआई भर्ती पर कुछ और सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एसआई भर्ती को लेकर मौजूदा समय में हनुमान बेनीवाल काफ़ी मुखर हैं, आप जानते हैं, बेहतर देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बड़ी चुप है। कांग्रेस से सवाल होता है, हाल ही में हमारे उदयपुर के संवाददाता ने सवाल किया, भाई कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए या कांग्रेस इस पर क्या कर रही है, तो एक स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही। आखिर कांग्रेस के पीछे इस मुद्दे पर रहने की वजह क्या है? जबकि आपने देखो आरपीएससी को लेकर, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर खुद सचिन पायलट साहब जो हैं वो उन्होंने मार्च अजमेर से किया, आरपीएससी मुख्यालय से जयपुर तक। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति पक्ष में रहते हुए भी यदि सरकार का विरोध करते हैं जी, गलत चीज को हमेशा सब लोग गलत ही ठहराते हैं और उसका विरोध करते हैं। आप सोचिए उस टाइम चिलचिलाती धूप के अंदर मैं आदरणीय सचिन पायलट साहब के साथ अजमेर से जयपुर तक हम लोगों ने पैदल वो जन संघर्ष यात्रा निकाली थी जी। और अभी भी हम लोग बेरोजगारों के साथ मजबूती से खड़े हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एसआई भर्ती का कांग्रेस पार्टी पूरा परिवार सारे जनप्रतिनिधि पहले दिन से विरोध कर रहे हैं जी। अब न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क पे आके पहले भी इसके लिए लड़ रहे थे मजबूती से, हनुमान जी भी लड़ रहे हैं और बाकी जन प्रतिनिधि भी मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए अन्याय के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को लीडर बन के लड़ना पड़ता है, तब अन्याय का खात्मा होता है, जब उच्च शिखर पे अन्याय चला जाता है। अच्छा, थोड़ा सा व्यक्तिगत आपके ऊपर आता हूँ, आपकी राजनीति, आपका परिवार, चूँकि जहाँ तक मैंने पढ़ा, शिक्षक थे, आपके पिता टीचर थे, एक शिक्षक परिवार से आप आते हैं, फिर कैसे राजनीति में कैसे एंट्री हो गई? जी बिल्कुल, देखिए जब मैं स्कूल पूरी करके कॉलेज में आया तो मैंने स्टूडेंट्स के साथ कई तरीके की ऐसी घटनाएं देखी कि मेरा मन विचलित हो गया। तो मैंने उसी समय 14-15 में ठान लिया था कि मैं स्टूडेंट्स के हक अधिकार के लिए उनकी आवाज़ को हमेशा मजबूत करने का प्रयास करूँगा। उसी के दौरान एक बार 16 की बात है, मैं आंदोलन कर रहा था पेपर लीक के खिलाफ, तो मुझे इन पुलिस प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी तानाशाही रवैया दिखाते हुए उनकी आवाज को दबाने के लिए मुझे बाल कारावास में भी डाल दिया था। उस समय मैं नाबालिग था, तो मैं ये शोषण तरह तरह के बचपन से जलता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं आगे भी हारने वाला नहीं हूँ। हमेशा पहले दिन से मेरी न्यायप्रिय कार्यनीति रही है और आगे भी रहेगी। शुरुआत में जब आए और जब ये फैसला किया कि भाई अब तमाम युवाओं की, छात्रों की आवाज़ उठाएंगे, अब चूंकि आप शिक्षक फैमिली से हैं, क्या किस तरह का सपोर्ट रहा घर वालों का? देखिए हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मेरे पिताजी शिक्षक भी थे, खेतीबाड़ी का काम भी करते थे, वो पहले दिन से इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोगों को ये मानना होता है कि राजनीति तो बड़े घरों के लोग कर पाते हैं, हमारे छोटे घरों के लोगों को कौन करने देगा, कोई मार देगा, ठोक पीट देगा, कहीं फंसा देगा, जो कि मेरे साथ आप देखिए हजारों बार मुझे फंसाने के षड्यंत्र रचे गए, लेकिन मैं इनका हमेशा षड्यंत्र भेदने का काम करता हूं, क्योंकि मेरे साथी जो हैं प्रदेश के अंदर, जो लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है वो हमेशा प्रबल रहता है, ताकतवर रहता है, इसीलिए इन लोगों को हारना पड़ता है और मैं उन सब के खिलाफ मजबूती से लड़ पाता हूँ। जी, हम तो ये भी सोचते हैं कि भाई निर्मल चौधरी जो हैं वो सचिन पायलट की युवा ब्रिगेड का भी हिस्सा है, सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं। अब ठीक है, कितना करीबी हैं, कितना वो हैं, वो आप बेहतर बताएंगे, लेकिन कब कैसे थोड़ा संपर्क में आए सचिन पायलट के और फिर कैसे आगे बढ़े? देखिए सचिन पायलट साहब की कार्यशैली मुझे शुरू से पसंद है, मैं कई सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ राजनीति के अंदर। जब मैं पार्टी का हिस्सा नहीं था तो भी उनसे जुड़ा हुआ था, उनको पसंद करता था। जब मैं पार्टी का हिस्सा बन गया तो भी उनके साथ मैं मजबूती से काम कर रहा हूँ। और जब मेरे को अरेस्ट किया गया तो पूरे देश की कांग्रेस परिवार ने मेरे समर्थन के अंदर एक मुहिम चलाई थी, जगह जगह आंदोलन किए थे, हर तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज को बुलंद करने का सब लोगों ने समर्थन किया था। तो मैं तो उन सब पूरे संपूर्ण कांग्रेस परिवार का भी धन्यवाद करता हूं, राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करता हूं। राहुल जी ने तो मेरे लिए जब इस तरीके की घटना को देखा तो न्यायपालिका में मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के जो लॉयर्स की टीम है वो टीम भी वहां भेजी। तो मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि भाई ऐसा निर्मल चौधरी ने कैसा स्पेस बनाया कि राहुल गांधी तक को वकील भेजने पड़ गए? देखिए इस न्याय की लड़ाई के अंदर कोई भी शामिल होता है इस देश के किसी भी कोने में, तो कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए तैयार है। क्योंकि यदि मेरे जैसे लोगों को जगह जगह ये सलाखों के पीछे डाल देंगे जोर जुल्म करके, तो फिर कार्यकर्ता कमजोर हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती ही कार्यकर्ताओं की मजबूती है। जी,
अब मैं थोड़ा सा दलगत राजनीति पर भी आता हूँ भाई। जब सरकार रही कांग्रेस की, उस वक्त कांग्रेस के भीतर जो, और खासकर सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, अब इन दोनों के बीच निर्मल चौधरी खुद को किस पाले में खड़ा मानते हैं? अगर सरकार आपकी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि अभी सरकार नहीं है, लेकिन आप खुद को किस पाले में देखते हैं? और कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर एकजुट रही होती, बतौर युवा नेता मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है अलग अलग नेताओं के अलग अलग इस पर विश्लेषण है, अलग अलग तर्क हैं, लेकिन आप जब देखते हैं अपनी पार्टी को, पार्टी के भविष्य के साथ खुद के भविष्य को जोड़कर आगे देखते हैं, तो आपको लगता है कि अगर थोड़ा पार्टी संगठित और रही होती, थोड़ा समन्वय और वह होता, तो मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे देश के अंदर एक राहुल गांधी का पाला है और उसके अंदर प्रत्येक कांग्रेस का सिपाही राहुल गांधी के पाले में, हम सब लोग राहुल गांधी के पाले में, पूरा कांग्रेस परिवार एक पाले में जी हमेशा संगठित होकर लड़ता है। ये तो हर व्यक्ति का अपना मन की बात होती है कि कौन संगठित नहीं है, कौन संगठित है। यदि कोई संगठित नहीं है तो फिर कांग्रेस पार्टी के सिंबल से थोड़ी ना चुनाव लड़ेगा, वो तो अलग जाके अलग दिशा में जाके चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोग संगठित नहीं है, जिन लोगों को पाला बदलना था तो वो अलग अलग चुनाव चिन्हों पे चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस के हाथ का जो चुनाव चिन्ह है उस पे लड़ने वाले सब लोग एक ही पाले के हैं और एक ही विचारधारा के, एक ही परिवार के लोग हैं। आपस में कोई मतभेद नहीं है और ना ही कोई मनभेद है। आने वाले समय में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं भाई इस पॉलिटिक्स में, कांग्रेस के भीतर खास तौर पर? देखिए, मैं खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता हूँ, जनता का सेवक मानता हूँ और हमेशा जीवन भर मेरे लिए पद, पावर, ये सब कोई मायने ही नहीं रखते हैं। मैं जीवन में बिना कुछ रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करता हुआ आया हूँ और आगे भी हर जरूरतमंद की मदद करने का मैं प्रयास करता रहूँगा। लेकिन देखिए, इसके लिए तो पावर की भी ज़रूरत होगी ना, पद की भी ज़रूरत होगी। जिस दिशा में आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जनता के सरोकार, चाहे युवा हों, छात्र हों या आम लोग हों, उनकी बात आगे बढ़ानी है, उनकी समस्याएं आगे रखनी है। पद पावर कहीं न तो चाहिएगा उन समस्याओं को दूर करने के लिए। देखिए, पद और पावर जनता देती है। इस लोकतंत्र के अंदर जनता के पास ही अधिकार है जो पद और पावर देने का काम करता है। हम लोगों का तो एक ही काम है कि जनता के हित में जहां जहां उन लोगों को आवश्यकताएं पड़े, ज्यादा से ज्यादा जगह हमारा ये प्रयास रहे कि हम उन लोगों की मदद कर पाएं, उन लोगों की लड़ाई को लड़ पाएं, उन लोगों की दबती हुई आवाज को उठा पाएं। जहां भी देश प्रदेश के किसी भी कोने में यदि कोई शोषण कर रहा है, किसी के साथ कोई कुठाराघात कर रहा है, जनता के साथ कोई धोखा कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लड़ाई को लड़ें। वो हमारा काम सिर्फ लड़ाई लड़ना है। ये जनता का अधिकार है कि लोकतंत्र के अंदर उनको किसको पावर में लाना है, किसको सरपंच बनाना है, किसको विधायक बनाना है, किसको सांसद बनाना है। जी। और युवा नेता जो उभर रहे हैं राजस्थान में, ठीक है, सचिन पायलट से आपकी काफ़ी करीबी है, इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी हुए, या कौन आपको लगता है कि बेहतर राजनीति कर रहे हैं बतौर युवा नेता? देखिए, प्रत्येक युवा का जो भी अपने आप को लीडर मानता है, जनता के हित का हितैषी मानता है जी, उन सब लोगों को जनता के मजबूती के लिए, इस राजस्थान और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए काम करने की आवश्यकता है। और सब लोग, किसी से 10% हो रहा है तो किसी से 100% हो रहा है, जिससे अपनी तरफ से जितना योगदान हो रहा है, अपनी अपनी तरफ से हर आदमी अपना योगदान देने का प्रयास कर रहा है। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, इस चर्चा के लिए। और मैं दर्शकों को बता दूं कि 2 दिन पहले जो है निर्मल चौधरी का जन्मदिन भी था, जो उन्होंने मनाया। हालांकि हम लगातार उनको इनवाइट कर रहे थे कि भाई आइए, थोड़ी बर्थडे के दिन भी चर्चा की जाए, लेकिन समय थोड़ा कम था, बाद में मिला। तो खैर, आज बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और बहुत बहुत शुक्रिया TV9 राजस्थान को समय देने के लिए। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा TV9 राजस्थान। नमस्कार।